कहते हैं कि नेताओं का कोई ठिकाना नहीं होता, या तो वो जनता के बीच सड़कों पर देखे जाते हैं या फिर सदन में माननीयों के साथ, लेकिन दोनों ही जगह वो अपनी ड्यूटी पर होते हैं। और जाहिर तौर पर जब लोग ड्यूटी पर होते हैं तो उनमें इत्मीनान नहीं होता, लेकिन हम जो सवाल पूछना चाहते हैं उनका जवाब बेहद इत्मीनान से दिया जाता है, और इसीलिए हम नेताजी के घर पर पहुंच गए हैं। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। नेताजी घर पर हैं सीजन 2 लेकर आ गई हूं एक बार फिर से। तो चलिए अंदर चलते हैं, पता लगाते हैं कि नेताजी घर पर हैं या नहीं। लेकिन उसके पहले जरा आपको बता दें कि आज जिन नेता के घर पर हम पहुंचे हैं वो थोड़ा अलग हटकर हैं। यूपी की राजनीति में अपने अलग बयानों के लिए, अपने अलग बातों के लिए वो ज्यादा जाने जाते हैं, और उनका दावा भी है कि यूपी के राजभरों में वो एक अलग पहचान रखते हैं, और कहीं ना कहीं जो अलग पहचान है वो चुनावों में दिखाई भी देती है। तो चलिए आज ओपी राजभर जी से आपको मिलवाते हैं और उनसे कुछ वो सवाल करते हैं जो वो माननीयों के बीच और जनता के बीच नहीं देते, लेकिन आज उन तमाम सवालों के जवाब वो हमें देने वाले हैं। तो चलिए पहले पता करते हैं कि नेताजी घर पर है या नहीं। आ जाइए। नेताजी घर पर हैं? अच्छा, नेताजी घर पर हैं। आइए अंदर चलते हैं। नेताजी अंदर हैं? अच्छा, नेताजी अंदर हैं। आइए देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। नमस्ते नेताजी। नमस्ते। कैसे हैं? बढ़िया है, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तो नेताजी आपके बर्थडे वाला टाइम चल रहा है। 15 सितंबर को आपका बर्थडे होता है, पूरा हफ्ता बर्थडे मनाया जाएगा। अभी तो नेता बन गए हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, बड़े धूमधाम से मनता है, लोगों की भीड़ रहती है। लेकिन जब नेता नहीं थे तो कैसे मनाते थे अपना जन्मदिन? कुछ यादें हैं? नहीं थे। अच्छा, पर ऐसा क्यों? इस नाते कि चूंकि ये परंपरा, जो बर्थडे की परंपरा जी पहले शहरों में थी, गांव में नहीं थी जी। ये गांव से धीरे धीरे शहर की तरफ चर्चा हुई। तब तक हम लोग लगभग, हमको अंदाजे कि हम लोग करीब 45-46 साल के हो गए जी। तब ये परंपरा हम लोगों के सामने अच्छा। तब आई, जब हम लोगों ने पार्टी को बढ़ाते बढ़ाते कुछ दूर तक चले, तब ये जानकारी हुई कि लोगों के बर्थडे भी मनाए जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये बताइए, देखिए मैं यहाँ देख रही हूँ आपकी माँ की भी तस्वीरें लगी हुई हैं, और किसी भी माँ के लिए उसके बेटे का जन्मदिन बड़ा खास होता है। भले ही नहीं मनाते थे, लेकिन उस दिन आपकी माँ आपके लिए कुछ खास करती होंगी, या तो कुछ बनाती होंगी या कुछ ऐसा आपके पसंद का काम करती होंगी। क्या अभी भी उसकी यादें हैं? देखिए, आज यहाँ हम लोग आए हैं जी, तो माता पिता के आशीर्वाद से, बिल्कुल, और माता पिता के संघर्षों के से हम लोग पले, और उनके आशीर्वाद से यहाँ तक हम लोग आए हैं। जी। माँ बाप का सपना था कि हमारा बेटा आगे निकले, और सोच थी कि जब हम लोग राजनीति में आए तो माँ की सोच थी कि बेटा बाबू तहूँ चुनाव जीत जाते हैं। तो हम लोग का भाई चुनाव हम लोग जीतल जाए, तो थोड़ा टाइम बा। फिर मंत्री बने, चुनाव लड़े, चुनाव जीते, जीत के गए। तो वो फोटो आपको दिख रही है जो, आइए जरा उस फोटो के पास भी चलते हैं। जरा लोग भी तो जाने नेताजी के घर से जुड़ी हुई क्या तमाम चीजें हैं। माता पिता का पैर छू रहे हैं आप। ये किस समय की फोटो है? जब हम यहाँ से मंत्री पद की शपथ लेके गए जी, तो उस समय की फोटो है। अच्छा। घर जाने के बाद। अच्छा। तो हमने कहा कि आपका सपना तो हमने साकार कर दिया, हाँ। तो कम से कम आशीर्वाद दीजिए दोनों लोग।
बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा ये बताइए राजभर जी, कैसे जब पहली बार आपको बड़ा पद मिला तो माता पिता का क्या रिएक्शन था? देखिए, पहली बार हमने पत्नी जिला पंचायत सदस्य 95 में जी जब बनाया तो जीत की खुशी हर माँ बाप को होती है। तो उस खुशी से भाव विभोर होकर के माता पिता और पूरे गांव के लोगों ने कहा कि अब आगे कदम बढ़ाओ। तो जब हम धीरे धीरे पार्टी बना करके बाद हम लोग सत्ता में आए, चुनाव जीते, जीत के सत्ता में मिनिस्टर बने गए, तो माता पिता को निश्चित खुशी हुई बिल्कुल कि हमारा बेटा संघर्ष करते करते और उस ऊंचाई पे पहुंचा जहां उम्मीद नहीं थी। एक गरीब परिवार से, जिस परिवार में राजनीति न की गई हो, कोई राजनीति में नहीं रहा हो, तरह से जीरो से उठ करके धीरे धीरे यहाँ तक आने का सफर लखनऊ तक का जो तय किया गया, वो माता पिता के आशीर्वाद से, समाज के स्नेह और प्यार और विश्वसनीयता, सबसे बड़ी बात कि आश्चर्य होगा आपको कि बिना पैसे में आंदोलन में चलाया, वो समाज के दम पे, समाज के पैसे से। जो कांसीराम जी का फार्मूला था कि एक वोट और एक नोट के सहारे हमने समाज को समझाते समझाते एक उपलब्धि मिली सत्ता में आने से पहले ही हम लोगों को, कि जिस कम्युनिटी से हम आते हैं उस कम्युनिटी में शिक्षा कुल मिलाकर के 2% भी नहीं थी। उसका रिजल्ट आज ये है कि 98% शिक्षा, जहाँ गांव में हाई स्कूल बच्चे पढ़े लिखे नहीं मिलते थे, आज वहाँ इंटर, BA, MA, MCOM, BCOM, PhD, LLM बच्चे मिल रहे हैं। तो ये उपलब्धि माँ बाप को भी खुशी हुई कि चलो हमारा बच्चा कम से कम समाज में अपनी कम्युनिटी के साथ साथ जो भी पिछड़े वंचित शोषित थे सबको प्रेरित करते रहे। तो सब में शिक्षा का काफी प्रचार प्रसार हुआ। उससे भी माँ बाप को खुशी मिली कि हमारा बच्चा एक अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, एक और तस्वीर देख रही हूँ मैं, माता वैष्णो देवी की है ना तस्वीर। धर्म और राजनीति को क्या आपस में जोड़ना चाहिए या दोनों को अलग अलग रखना चाहिए? हालांकि यूपी की राजनीति में ये नहीं हो पा रहा है। हम राजनीति कर रहे हैं तो हम अपनी सारी चीजें छोड़ नहीं सकते। हम अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते, परिवार को नहीं छोड़ सकते, अपने समाज को नहीं छोड़ सकते। उसी तरह हम धर्म, जिस धर्म के लोग हैं, हम अपने धर्म के जो हमारे देवी देवता हैं, हम उनको पूछते हैं, आस्था रहती है। तो ये काम अनवरत हम लोग करते रहते हैं। उसमें राजनीति और धर्म इस नाते जुड़ता है कि भाई हम राजनीति में हैं, अब कोई आया, हम कोई पूजा पाठ हो रहा है घर में, तो लोग कहेंगे देखिए ये घर में पूजा पाठ कर रहे हैं नेताजी। तो दोनों का एक लगाव होता है। बिल्कुल। घर बड़ा सादा, सिंपल, ज्यादातर हम देखते हैं कि नेता लोग बड़े शान शौकत से रहते हैं, लेकिन घर से ही दिखाई दे रहा है। और जैसे आपकी पर्सनालिटी भी है, सादा जीवन उच्च विचार, बड़ा आप अपनी सिंप्लिसिटी के लिए भी जाने जाते हैं। जरा एक बार अंदर चला जाए, घर देखा जाए। ज्यादातर कमरे खाली ही हैं। यहाँ हमारी आदत है कि हम यहाँ भीड़ नहीं लगाते। जो आया भैया बताओ क्या बात है, कागज है दे दो, हम तुरंत लिखना है, फोन करना कर दिए, पानी पिला दिए, चाय पिला, छुट्टी। उनको हम रोक के यहाँ बैठ के भीड़ मचा के क्या करेंगे। और परिवार तो 2 बेटे हैं, बहुएं दोनों की शादी हो गई है, 2 बेटियां हैं, उनके बच्चे हैं। और आते हैं, जब आते हैं तो फिर अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग जगहों पर। अच्छा, जो आम जनता होती है, लोग होते हैं, बड़ा दिलचस्पी होती है कि नेता लोग, क्योंकि पब्लिकली तो सब मिल लेते हैं, घर में कैसे रहते हैं, खाते क्या हैं। हम सुबह देखिए नहा धो करके सो के उठे तो हम बाथरूम में प्रवेश किए। अच्छा। उसके बाद गए वहाँ नहावा के आए, 1 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं। उसके बाद हम शाम को ही तीसी, मेथी और पोस्ता का दाना, चना ये भे के रखते हैं 1 चम्मच, उसी को चबाते हैं, खाते हैं, खा के फिर पानी पीते हैं और फिर उसके बाद काम पर लग जाते हैं। जो लोगों से मिलने का, लोगों की समस्या का फोन करना है
विभागीय काम है तो उसको अपने काम में दिनचर्या में लग जाते हैं। और जब तक हम जगते हैं तब तक समाज का काम, पार्टी का काम करते हैं, और सो गए तो फिर काम बंद हो जाता है, फिर जग गए तो फिर काम पे लग जाते हैं। हमारा यही रूटीन का काम है। ठीक है, अब जरा बिहार की बड़ी चर्चा हो रही है, 29 सीटें मांगी है आपने, क्या विपक्ष पर ये दबाव था या फिर माहौल बनाया है? नहीं, देखिए विपक्ष बने, हम बिहार में 20 साल से कुछ इलाके में हम पंचायत चुनाव भी लड़ते थे, विधानसभा भी लड़ते थे, लोकसभा भी लड़ते थे। लोकसभा चुनाव जो 2024 का था उसकी तैयारी हम लोग, ये हुआ कि इस बार एनडीए से वहाँ एक सीट लेके हम लोग लड़ेंगे। बातचीत भी हुई दिल्ली, तो तैयारी करिए, देखिए सीटिंग बन जाएगी तो हो जाएगा। और फिर हम लोगों ने वहाँ कार्यक्रम काफ़ी चलाया, आपके सिवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, वहाँ 32 जिले में हमने पूरी मेहनत की। तो उसका रिजल्ट हमको मिला कि मजे की बात है कि हम पैसा कौड़ी देते नहीं है ना, पैसा कौड़ी हम रखते हैं। हमारी आदत है कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, समझो और समझाओ, ना भूखे जान गवाओ। बस इतना है कि हमारे पास शाम को सुबह खाने को मिल जाए, वही बहुत है। तो हम लोगों ने जब वहाँ लोकसभा में तैयारी की तो टाइम आया तो सीट एक मांगी गई, तो अमित शाह जी और नड्डा जी ने कहा कि काफ़ी लोग हैं और इस बार मत लड़िए। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, और हमारा उद्देश्य वो नहीं, हमारा उद्देश्य लोगों को जगाना। जैसे यूपी में हमने जो अशिक्षित लोग थे, सामाजिक जीवन जीने का तरीका लोगों का गलत था। आज के अगर आप 25 साल पहले जाइए तो लुंगी लगाए या गंजी पहने बाजार चले जाते थे। हाँ। तो ये तमाम चीज की सामाजिक जागरूकता हमने यूपी और उधर फैलाया। और तो बिहार में भी हम गए तो देखे तो सामाजिक जो वहाँ की व्यवस्था थी उससे वहाँ गरीब बहुत परेशान थे। तो वहाँ हमने उनको शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, सामाजिक जीवन कैसे जिया जाता है उनको बताने का प्रयास किया। तो उसका रिजल्ट आया कि जब रैलियों में आने को हुआ तो लोग 20-20 हजार, 25-25 हजार लोग आने लगे। एक दिन मैं दिल्ली गया नड्डा जी से मिलने बिहार के इस सवाल पे, तो एक नोटबुक, हमने एक बुकलेट बनाई थी रैलियों का, फोटो का, और एक वीडियो बनाया था अलग अलग रैलियों का, 1-1 मिनट, 1.5 मिनट। जब नड्डा जी ने देखा तो कहा कि तो प्रधानमंत्री की इतनी भीड़ होती है और बिहार में आप इतना कार्यक्रम। तो हमने कहा कि सर यही तो है, अब देख लीजिए, जांच करा लीजिए। और उन्होंने अपने लोगों से बात की, बताया लोगों ने कि नहीं, उनके कार्यक्रम बहुत अच्छे हो रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है विधानसभा चुनाव को लेकर के, तब फिर हम लोग इधर लगभग 1 साल के अंदर करीब 42 हम लोगों ने रैली की है वहाँ। अभी 4 दिन पहले मैं गया था, राष्ट्रीय अधिवेशन था, तो करीब वहाँ हमको अंदाजा कि 2000 नेता, करीब हमको अंदाजा कि 50 नेता बाहर से गए रहे होंगे, और से सभी बिहार के हमारे नेता, वो जिले के महिला मंच, मेन बॉडी, प्रदेश कमेटी, मंडल कमेटी, प्रखंड और विधानसभा, सभी लोग आए थे। तो लोगों की इच्छा हुई कि एक सम्मेलन हो, तो कार्यक्रम क्या करते रहते हैं। चालाक नेता क्या करते हैं कि चुनाव आता है तो ये समुद्र मंथन में निकला हुआ दारू तो ये दारू पिलाते हैं और मुर्गा खिलाते हैं, ये खिला के वोट तो ले लेते हैं, और 5 साल फिर इनको मुर्गे बना के घुमाते हैं। तो इस नाते इनको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो वोट का पावर दिया है, ये वोट मुर्गा दारू के लिए नहीं दिया है। आपके बच्चे को बेहतर शिक्षा कैसे मिले, स्वास्थ्य की सुविधा कैसे मिले, रोजगार मिले, नौकरी मिले, और आप विकास की मुख्य धारा में जाएं, सामाजिक उत्थान कैसे हो, इसके लिए वोट दिया है। तो लोगों में जागृति आई है। अच्छा राजभर जी, ये बताइए, अभी हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, तो यहाँ पर कभी बैठते हैं, खाना खाते हैं, या फिर वही अपना पुराना जो स्टाइल है? हम ज्यादातर नीचे बैठ के खा लेते हैं। अच्छा, वो मुझे लगा, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा, क्योंकि जितने सादगी के साथ आप रहते हैं, भले ही डाइनिंग टेबल है, लेकिन वो अंदाज आपका वही वाला होगा कि जो पहले। देखिए, जो पहले की व्यवस्था थी, अब आपने बात की तो एक बात हम बताएं। जी जी। हमारी छोटी वाली बेटी की शादी थी जी।
तो बेटी की जिद थी कि शादी हमारी जो है बफर सिस्टम से खान पान की व्यवस्था हो जी। शादी में। जिद थी तो हमने कहा चलो कर देंगे, कर दिए। बारात गांव से आई। हाँ। जब गांव से बारात आई तो गांव के लोगों ने बहुत हमारे ऊपर नाराज हुए और कहें कि आप जो है ये कुकुर भोज किए हो, गांव के लोगों का भाषा। और हम लोगों को टाट पर बैठा के आदमी नहीं थे तो हमको आदमी ले लेते, हम लोगों से खिला देते। फिर उन लोग अंत में उनको टाट पर बैठा के ही हमको खाना खिलाना पड़ा। और तो पहले की जो व्यवस्थाएं थी, परंपरा थी, पुराने ख्यालात के लोग थे, पुराने विचारधारा के लोग थे। और जो आनंद देखिए परिवार के साथ बैठ करके खाने का है, बिल्कुल। वो आनंद। अच्छा ये बताइए, अभी हम लोग बिहार की बात कर रहे थे, बिहार में भी आप ग्रैंड एंट्री मार चुके हैं, अभी उसको लेकर हम लोग बातचीत कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि हरा गमछा और पीला गमछा, अपना चटक रंग, असर दिखा पाएगा देखिए हम अपने काम हरे पर गमछे के सामने? हाँ। हम अपना विश्वास रखते हैं। हमारा झंडा ऐसा है हाँ। कि 1000 झंडा कोई लेके रहे, तो हम अपना एक भी झंडा हमारा नेता लेके खड़ा रहेगा तो 1000 की भीड़ में वो एक झंडा जरूर दिखाई देगा कि ये भारतीय समाज पार्टी राजभर महाराजा सुहेल देव जी का साफा वाला झंडा बना तो दिखाई देता है। हाँ, अच्छा ये बताइए राजभर जी, 29 सीट आप मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी भी 18 से 20 सीटें और चिराग पासवान भी हैं, क्या नेगोशिएट कर ले जाएंगे? नहीं, देखिए मांगना अपना अधिकार है, कर्तव्य है। बिल्कुल। देना तो मालिक को है ना। हाँ। देना मालिक को है। हाँ। तो हम लोग अपनी तरफ से ये डिमांड रखे हैं, वो जो देंगे उसको लेकर के हम लोग संतोष करेंगे। कोई जिद नहीं है कि हमको 29 सीट मिले, या मांझी जी को जिद नहीं है, पासवान जी को जिद, कोई जिद नहीं है। जिद इस बात की है कि हम बिहार में एनडीए की सरकार बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा वहाँ 2 ही एमएलए हो, 3 ही एमएलए हो तो जीतेगा तो नाम तो भारतीय समाज पार्टी का होगा। और जिस विचारधारा को लेकर हम लड़ते हैं उस विचारधारा को लेकर के हमारा नेता सदन में जब बोलेगा, जैसे हम यहाँ बोलते हैं, तो जो हमारा नेता वहाँ होगा सदन में बोलेगा, तो बहुत सी चीजें हैं सरकार को संज्ञान में लाने के लिए काम करना पड़ता है। जैसे हम ही शुरू किए 22 साल पहले जातिवार जनगणना, कोई मानने को तैयार नहीं था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी जब एनडीए की बैठक होती थी तो मैं बार बार कहता था जातिवार जनगणना, लोग मानने को तैयार नहीं, गिनती हो गई, कैबिनेट से पास हो गया, 2027 तक पूरे देश में जातिवार जनगणना हो जाएगी। जब मैं कहता था लोगों से कि किसान गरीबों की दवाई की बात, एक आयुष्मान कार्ड बना ना, हमके जितने लोगों को मिला, उसके बाद प्रदेश में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पैसे निकालकर गरीबों को दिए जा रहे हैं। तो जो चीज हम लोग चाहते हैं वो तो हो ही रहा है। तो मकसद जो उद्देश्य है कि जब सदन में इस बात की चर्चा होगी, लोग बोलेंगे तभी ना, जैसे बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है, तो उसी पैटर्न पे हम लोग जो है अपना काम करते रहते हैं कि भाई वहाँ 2 एमएलए अगर हमारे सदन में पहुंच गए तो 2 कम से कम दिखेंगे ना। पीला साफा लगा के बैठे रहेंगे। अब 243 सीट में 2 लोग बैठे रहेंगे तो उनको बोलने का भी टाइम मिलेगा, अपनी बात कहने का भी मौका मिलेगा। इस नाते हमारा वो नहीं कि हम वहाँ 20 को एमएलए लड़े, 29 से लड़े, 29 का सवाल नहीं है। यहाँ हमारे पास 6 एमएलए हैं, 6 एमएलए में हम समझते हैं कि 5 एमएलए का नाम बहुत कम है लोग बता पाएंगे, है ना। और सब लोग जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर खाली, सदन में जब वहीं, बाहर भी वहीं, तो इस नाते झगड़ा सीटों का बहुत नहीं। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए राजभर जी कि आपको पूर्वांचल में बीजेपी का सारथी कहा जाता है, 2027 में चुनाव होने वाले हैं और हम सब जानते हैं कि बीजेपी पूर्वांचल में कमजोर है स्थिति, क्या इस बार 2027 में सारथी बनेंगे आप? देखिए, साबित होंगे? पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश के 75 जिले में, चाहे वो बुंदेलखंड का झांसी, बादा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई का इलाका हो, चाहे एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर का इलाका हो, हम पूरे प्रदेश में आंदोलन को चला रहे हैं। अभी मैं गया था आपके एटा, 20,000 की भीड़ थी और सब अपने पैसे से आए। तो कहीं न कहीं एक विश्वास लोगों में है कि नेता हमारे लिए लड़ रहा है। जैसे जो रिजर्वेशन पॉलिसी है सबको मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे बात पर मुहर लगा दिया कि कोटे में कोटा
27% आरक्षण पिछड़ों को बांट करके सभी जातियों को मिले, 22.5% सबको बांट के मिले, जो गरीब कमजोर लोग हमको भी मिले, जो 10% जनरल के लिए उसको भी बांट करके सबको मिले। अगर हमको खुद मंत्री बन करके और लालच होती तो हम यहीं रहते, लेकिन वो नहीं। हम आज भी वही बात कहते हैं कि हमारा उद्देश्य सत्ता एक साधन है, समाज में जागृति पैदा हो, समाज जगे अपने हक के लिए, अधिकार के लिए। वो जब जगेगा तो निश्चित है उसमें अपने हक के लिए लेने के लिए वो तैयार होगा, क्योंकि पिताजी आपके? ये हमारे पिताजी हैं। नमस्ते बाबूजी, कैसन बाड़ी? ये यही हमारे भगवान हैं। अरे बिल्कुल। अच्छा ये बताइए राजभर जी, हम लोग यूपी की सियासत की बात कर रहे हैं, 2027 की बात कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार सपा के पास कितनी सीटें? देखिए, क्योंकि आपकी जो भविष्यवाणी होती है ज्यादातर सही होती है। देखिए, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ी और कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ी। सपा का 2 वोट बेस है, बीजेपी के खिलाफ वोट मुसलमान और यादव वोट दिया, और कांग्रेस का जो वोट था परंपरागत जो भी बचा रहा वो वोट मिला, तो वो लोग 47 सीट पाए बाबूजी के साथ। बिहार की जब हम बात करते हैं, वहाँ आरजेडी और कांग्रेस को बड़ा झटका देने वाले हैं। बेशक 3 चीजें नीतीश जी ने दिया है बिहार को, बिहार के लोग स्वीकार भी करते हैं। पहला कि गांव तक बिजली पहुंची, दूसरा गांव तक सड़कें बन गई, तीसरा जो लोगों में भय था, कोई भी घर बनाता था तो गुंडा माफिया आते थे कि भाई ये टैक्स दो, इस पे विराम। 3 काम तो हम देख रहे हैं कि नीतीश जी ने ठीक किया है। और चीज किए हैं, लेकिन वहाँ अभी भी बहुत से गरीब ऐसे हैं जिनको बसने के लिए जमीन नहीं है, तो उनके बीच में हम लोग हैं कि भाई आपको अगर सरकार उद्योगपतियों को जमीन खरीद के दे सकती है तो फिर गरीबों को बसने के लिए, उनको छत देने के लिए हम 5 डिसमिल जमीन सरकार क्यों नहीं खरीद करके उनको देगी। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे भी विधायक सदन में जाएं, इसको उठावें सदन में, और कैबिनेट से इसको पास करावें, पास करा करके उस गरीब को आवास दिला के छत बनाने का काम करें। तो वहाँ लड़ाई नहीं है। देखिए, वहाँ लड़ाई जो लोग सोच रहे हैं बिहार में, आप देख लीजिएगा रिजल्ट जब आएगा तो एनडीए गठबंधन भारी बहुमत से चुनाव जीतेगा। इस नाते जीतेगा कि जो तेजस्वी हैं, तेजस्वी क्या कर लिए, कुछ तो कर नहीं पाए। और यहाँ क्या है, एक बड़ी ताकत है, एक नीतीश जी की अपनी ताकत है, एक लोजपा की अपनी ताकत है, एक मांझी जी की अपनी ताकत है, और एक उपेंद्र कुशवाहा जी की अपनी ताकत है। तो इन सब चीजों में एक और ताकत ओम प्रकाश राजभर पहुंच गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ओम प्रकाश राजभर बिहार में जो ताकत अपना पैदा किए हैं, निश्चित है कि एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे तो हमारा बहुत बड़ा फायदा होगा। ऐसा वहाँ के प्रवक्ता जो हैं प्रदेश के, बिहार के, उनका बयान हमने सोशल मीडिया पे देखा। अच्छा, सपा वाला सवाल तो मैंने आपसे ले लिया, लेकिन जरा एनडीए की भी करिए सियासी भविष्यवाणी की। एनडीए के पास कितनी सीट हैं 27 में? यहाँ सरकार बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, देखिए उसका कारण जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी से 38% वोट एक ऐसा है जो सपा, बसपा, कांग्रेस से त्रस्त होकर उठ करके वो बीजेपी के साथ आया। तो उसमें से जैसे कुछ वोट हमने अपने साथ रखा, कुछ वोट संजय निषाद जी ने रखा, कुछ वोट जो है उधर अनुप्रिया पटेल जी ने रखा, कुछ वोट जयंत चौधरी जी ने। तो इस सबका हम कह नहीं पूरा देश में है, प्रदेश में तो एक अपनी अपनी अलग अलग पहचान है कि जिनके पीछे, जैसे डॉक्टर संजय निषाद जी, जहाँ भी अभी मैं गया था ताल कटोरा, तो वहाँ देखा तो 25,000 की भीड़ संजय जी के नाम पर वहाँ दीवाने थे। तो एक 25,000 एक भीड़ बहुत मायने रखती है ना। हाल तो छोड़ दीजिए, बाहर लोग इतने थे कि एक चीज देखने को मिला। तो ये सब चीजें चूंकि धोखा खाए हुए लोग हैं। समाजवादी पार्टी 27% आरक्षण का अकेले लाभ लिया। 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि इसको बांट करके सभी जातियों को दीजिए। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, नहीं किया। ये बात जनता में फैल गई और सरकार जब उनकी थी तो सिर्फ यादव बात चला। पुलिस की भर्ती हुई तो यादव की भर्ती खुलेआम हो गई, जग जाहिर है। शिवपाल जी सूची बना के देते थे, लेखपाल की भर्ती, ग्राम सेवक की भर्ती, बीडीओ की भर्ती, एसडीएम। 86 में 56 अकेले यादव के एसडीएम बनाया।
तो ये बातें जनता में फैल गई कि हमारा हक नहीं देने वाला है। इस नाते जो 38% वोट है वो इधर उधर, तो वो अब इस समय, अब जैसे हम अगर पूर्वांचल की बात करें तो लगभग ये मान के चलिए कि 100 सीटें ऐसी है जहां 12% से लेकर 22%, 12%, 16%, 18%, 20%, 22% एक एक विधानसभा में वोट अपना खुद का है। वो वोट लेकर के जब हम बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी पूर्वांचल में जीती, जब हम हटे तो बीजेपी पूर्वांचल में अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, तमाम जिलों में खाता तक नहीं एक सवाल है जो सब लोग जानना चाहते हैं कि आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे 27 में? अब प्रयास हमारा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हम लोग मिले और सीटें मिले, हमारे नेता ज्यादा से ज्यादा लड़े। प्रयास हमारा यही है। अच्छा राजभर जी, ये बताइए कि आप जिस तरह से, जिस माहौल से निकले, आज कह सकते हैं सेल्फ मेड हैं आप, और सेल्फ मेड लोग जो होते हैं वही थोड़े अक्खड़ भी होते हैं। अपने इस अक्खड़ पने की वजह से आपको कभी क्या कोई नुकसान हुआ, या आज आपको लगता है कि शायद अगर आप ऐसे ना होते तो यहाँ तक ना पहुँचते, और आपको अच्छा लगता है ये सोचकर कि अच्छा है कि मैं ऐसा ही हूँ? देखिए, हमारा कोई नुकसान नहीं, लोगों की सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारी सोच, हम समाज को जागृत करने के लिए काम करते हैं। हमारा प्रयास होता है कि हम कितनी मदद उनकी करें, और हमने कभी अपने मन में निराशा नहीं रखा। हमारी डिक्शनरी में यूं कह लीजिए कि नेगेटिव नहीं है, हम पॉजिटिव की तरफ सोचते हैं, पॉजिटिव ही करते हैं। तो हमेशा हमारा प्रयास यही होता है। चलिए राजभर जी, आखिरी सवाल आपसे लूंगी कि जिस तरह से आप जिस परिवार से, जिस परिवेश से निकल कर आप आगे बढ़े, क्या आपके जो गांव के आसपास के लोग हैं, यहाँ भी मैं देख रही हूँ बहुत सारे तमाम युवा लोग खड़े, उनके लिए आप एक बड़े प्रेरणा के तौर पर हैं? वो लोग भी जब आपको देखते हैं तो सोचते हैं कि मैं भी बन सकता हूँ ओपी राजभर, ऐसा? और जब ऐसा होता है तो आपको क्या अच्छा लगता है कि आज मैं इतने लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ हूँ? निश्चित है कि जब हम लोगों ने शुरू किया, हाँ, तो उस समय लोग प्रधान नहीं बन पाते थे, जो खास तौर से वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक। हमारे आंदोलन से हजारों प्रधान बने, वो नौजवान बना जिसको देख करके कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि प्रधान है। ऐसे ऐसे 20 साल, 19 साल, 22 साल के बच्चों को हमने प्रधान बना करके सत्ता का दिखाया। करीब समझ लीजिए कि सैकड़ों नौजवानों को जिला पंचायत बना करके जिला पंचायत में भेजा, उनको लगा। पिछली बार 4 एमएलए हुए, इस बार 6 एमएलए हैं, और लोग चुनाव लड़े, हार गए, अलग बात है। तो लोगों को एक विश्वास है कि हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। और निश्चित है कि आदमी पूरे मन से सफलता के लिए कोई काम करे तो कभी असफल हो ही नहीं सकता किसी क्षेत्र में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजभर जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थे यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर जी, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो पीला रंग जो वो साथ लेकर चलते हैं, यूपी की राजनीति में बेहद मायने रखता है आज भी और आने वाले समय में भी। नेताजी घर पर है के एपिसोड में आज बस इतना ही। अगली बार किसी और नेता के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे, तमाम उन चीजों के बारे में जानने की भी कोशिश करेंगे जो नेताजी लोग में हटकर होती है, जिनके बारे में हम सब जानना चाहते हैं। कैमरा पर्सन रामजी बाजपेयी के साथ दीप्ति शाही सिंह, नमस्कार।